हम लोग अब AEC 1 में यूनिट 1 इज ओवर पढ़ चुके हैं। यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। अब यूनिट 2 पढ़ेंगे। यूनिट 2 में आपको सर अटेंडेंस छूट गया मेरा। वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड लॉज, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी सर रिलेटेड। आवाज ही नहीं आ रहा था उस टाइम से, कुछ भी तो नहीं हम कर पाए, बहुत मैसेज भी कर रहे थे। सर अटेंडेंस लिए क्या छूट गया मेरा? अटेंडेंस लास्ट में लेंगे और चुपचाप बैठो। अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा अटेंडेंस छूट गया, ये छूट गया। अटेंडेंस बोल रहे हैं ना, लास्ट में लेंगे। ओके सर। म्यूट करो अपने आप को। क्लास में अटेंडेंस देने ही सिखाए हो क्या? माइक को म्यूट करो और चुपचाप बैठो क्लास। सोचे अटेंडेंस हो गया है। चुपचाप आप म्यूट रहिए। कुछ पूछना हो सब्जेक्ट से तो सवाल कीजिए, आपको बची जाए। एक लड़की अभी भी नहीं सुन रही है, म्यूट नहीं कर रही है। मैं रिमूव कर दूंगा अनु कुमारी को। म्यूट करो नहीं तो और रिमूव कर देंगे। लग रहा है जैसे कि नर्सरी क्लास में है सब, अभी नया नया ऑनलाइन क्लास करने सीखा है। साल भर से चल रहा है ऑनलाइन क्लास। सीख जाना चाहिए ऑनलाइन क्लास कैसे किया जाता है। हम लोग यूनिट 2 पढ़ेंगे, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड लॉज। पहले है इवोल्यूशन एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ लॉज। कैसे वाइल्ड लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है, आजादी से पहले कौन से कानून थे हमारे देश में, जो कि ये नहीं सुनेगा फिर बंद करना पड़ेगा क्लासरूम। फिर उस बच्चे आए हैं 60 हो गए हैं लेकिन वीडियो ऑन है, क्या करें। थोड़ा सा पढ़ाते हैं फिर वीडियो ऑन हो जाता है, कुछ लिख ही नहीं सकते हम। या तो लिखने का वाला सिस्टम छोड़ दूं या सिर्फ बोलूं। सोनाक्षी यादव, ये पहले भी इसको बोले थे, नहीं सुनी। अभी भी वीडियो ऑन है। लॉक कर देता हूँ, कोई नहीं आएगा। ऐसा करते हैं, मैं वीडियो अभी एक काम करता हूँ, आप लोगों का अटेंडेंस ले लेता हूँ और वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? खुद से बना के नहीं सर, नो सर, आप बताते हैं उसे, नहीं उससे सर। ज्यादा समझ में आता है। सर स्टार्ट कीजिए सर जिसे टॉपिक। डिस्टर्ब हो रहा है उसको रिमूव कर दीजिए ना, हम लोग को क्यों कर रहे हैं ऐसे? हाँ सर, सर हम लोग तो पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं इतना देर से। आप लोग का कोई जरूरत नहीं है। जिससे आपको डिस्टर्ब हो रही है उसको रिमूव कर दीजिए। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो आप लोग भी क्लास में कुछ ज्यादा पूछते तो हो नहीं, तो एक तरफा ही कम्युनिकेशन है ना। तो बेस्ट ये रहेगा कि वीडियो बना, जैसे मैं जो बात आधे घंटे में यहाँ कहूँगा वो वीडियो बना के अपलोड कर दिया 10 मिनट में हो जाएगा। क्योंकि बीच में फालतू फालतू बात बहुत ज्यादा हो रहा है, इसी वजह से देखो फिर अभी बैठा हुआ एक पूरा क्लास चलते रहेगा और ऐसे करते करते 40 मिनट खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, जूम में एक मैनेज जब बड़ा मीटिंग हो जाता है, जैसे देखो ये बड़ा मीटिंग हो गया है, 60 लोग हैं, कितना फिर ऐड होते जाएगा और अंदर बाहर करते जाएगा, तो एक अलग से आदमी होता है जो इसको मॉनिटर ठीक करते रहता है, ठीक है ना। और जो वक्ता होता है वो अपना बोलने पर ध्यान है, वो अपना उस पर ध्यान दिए हुए है।
तो यहाँ पर दोनों काम हम ही को करना है, तो जब भी बोलूंगा बीच में आएगा ये लिंक टूटेगा, ब्रेक होगा। दिस इज द डिफिकल्टी। क्योंकि हम जो क्लास लेते हैं, जैसे जियोलॉजी का जो क्लास लिए, छोटा क्लास है, कम बच्चे, उनको सबको पता है कैसे बिहेव करना, वो एकदम आदत में ढले हुए हैं। वहां पर ऐसी प्रॉब्लम मुझे नहीं होती है। ठीक है, तो एक बार और कोशिश करते हैं। चलो, तो ऐसा है कि ब्रिटिश राज में भी कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड कानून थे, और वो ऐसा इसलिए बनाए गए थे ब्रिटिश राज में कि कोई कानून नहीं था उस समय पहले जिससे ये साबित हो कि फॉरेस्ट जो है वो स्टेट की संपत्ति है। तो अपना संपत्ति बनाने के लिए, साबित करने के लिए अंग्रेजों ने ये कानून बनाए थे। यह देश का है और देश तो हमारा गुलाम है, तो ये संपत्ति जो है हमारी हुई। उससे पहले क्या होता था, हमारे पुराने युग में जंगल को हम लोग पवित्र मानते थे, सेक्रेड होता था, जंगल का देवी होता था, जंगल की पूजा करते थे, उससे हम लोग यूजफुल वस्तुएं प्राप्त करते थे और प्रकृति को थैंक यू बोलते थे हम लोग। उसका दोहन नहीं करते थे। तो पहली बार इसका दोहन शुरू हुआ अंग्रेजों के जमाने में, जब आपका 1956 में, एक्चुअली हिस्टोरिक इवेंट ये है कि क्या लिखा, इवोल्यूशन एंड जूरिस्प्रूडेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ लॉज, colonial forest policies and forest policies after independence। तो जब कॉलोनियल एरा था उस समय जरूरत महसूस हुई ब्रिटिश हुकूमत को एक ऐसे कानून की जिसके आधार पर वो कोर्ट में साबित कर सके कि यह संपत्ति सरकार की है। 1856 में पहली बार, यानी 1857 में गदर हुआ। शुरू से चलो, हो गया। 1853 में क्या हुआ था, इन रेलवेज were introduced। रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ, और रेलवे की पटरियों को बिछाने के लिए पहली बार जो है रेल लाइन चली थी 1853 में। आपका इंडिया में, इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में 1853 में इंट्रोड्यूस हुआ रेलवे। मुंबई टू थाने, मुंबई टू थाने रेलवे चली थी 40 किलोमीटर। ठीक है, तो एक रेलवे ट्रैक बनाया गया था उस, लेकिन अब इस रेलवे ट्रैक का, ये तो कोस्टल रीजन ही हो गया, मुंबई से 40 किलोमीटर। लेकिन इंडिया के इंटीरियर में से रिसोर्सेज को हमारे पोर्ट्स लाने के लिए अंग्रेजों को जरूरत थी रेलवे लाइन की। ठीक है ना, रेलवे लाइन की जरूरत थी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन टैक्स पेयर्स। बहुत ही सही तरीका उन्होंने निकाला। इंडिया से ही टैक्स लेते थे, उसी टैक्स का कुछ हिस्सा वो खर्च करते थे, इन्हीं लोगों को मजदूर बना के, बॉन्डेड लेबर, और भारत का ही संसाधन, यहीं के जंगलों को काट के रेलवे ट्रैक के मोटे मोटे स्लीपर्स, जो अब तो रेलवे ट्रैक के नीचे सीमेंट का स्लीपर देखते हो गया, पहले लकड़ी का सिल्ली होता था मोटा मोटा, तो उसके लिए इन्होंने जंगलों को काटने की जरूरत पड़ी इनको। तो अब जंगल को अंधाधुंध काटे, तो भारत में उस समय राजे रजवाड़ों का भी बहुत सारा था, कोई एरिया
किस राजा का है, कोई ब्रिटिश एरिया है, ब्रिटिश हुकूमत के अंदर है, कोई इस तरह से था। तो वहां पर अपना स्वामित्व जाहिर करने के लिए कि सारा लैंड जो है फॉरेस्ट स्टेट की मोनोपोली है, इन्होंने 1853 में लॉर्ड डलहौजी, 1853 में तो रेलवे आया, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का निर्माण इसीलिए किया था कि वो इसका और दोहन कर सके, लूट सके इंडिया को और ज्यादा, अंदर से भी रिसोर्स ला ला के पोर्ट तक पहुंचाए, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे। तो इसके लिए रेलवे लाइन की जरूरत थी, फ्रॉम इंटीरियर ऑफ इंडिया वहां से रिसोर्सेज पोर्ट पर आए और वहां से जहाज भर भर के बाहर जाए। तो ये सिलसिला क्योंकि रेलवे आ गया था, तो इन्होंने रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए इन्हें जरूरत पड़ी पेड़ों के कटाई की। फिर 1856 में लॉर्ड डलहौजी जो था यहाँ का, पहले होता था आपका गवर्नर जनरल, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था, क्योंकि 1857 में गदर हुआ था, विद्रोह। ठीक है, 1856 में लॉर्ड डलहौजी जो था उसने भी इम्फेसाइज किया कि देयर इज ए नीड ऑफ डेफिनिट फॉरेस्ट पॉलिसी। 1856 में लॉर्ड डलहौजी emphasized the need of a definite forest policy। ठीक है, और इस लॉ की आड़ में मदद से वह फिर अपना हक जताएंगे। फिर 1857 में गदर हो गया और इस वजह से कोई अभी लॉ पास नहीं हुआ। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई हो गई और ब्रिटेन की पार्लियामेंट, वहाँ की जो क्वीन है, डायरेक्ट क्वीन के अंदर शासन आ गया भारत का, और ये पदवी वायसराय कहलाने लगी। लॉर्ड गवर्नर जो गवर्नर जनरल हो गया वायसराय। अब 1857 में ये सब आप लोग जानते ही हो, गदर हुआ। फिर यहाँ पर और दूसरा कारण भी था, एक तो रेलवे के लिए भी जरूरत थी इनको बहुत सारे लकड़ियों की, और दूसरा इंग्लैंड जो लड़ाई लड़ता था ओवरसीज, जैसे कि नेपोलियन से जो लड़ाई लड़ा था वो, उसमें इसकी आपकी पहले नेवी जो थी वो सब बड़ी बड़ी लकड़ियों की नावें होती थी, तो वो लकड़ियां जो थी इंडियन टीक सबसे बेस्ट था उसके लिए, और उसी टीक के बल पर इन्होंने नेपोलियन से लड़ाई जीता भी, इंडियन टीक से बनी नावों से। तो उसके लिए भी इनको अपनी नौसेना के लिए भी लकड़ियों की आवश्यकता थी। तो 1857 में गदर हो गया, उसके बाद उसको निपटते निपटते फिर गदर के बाद सबको फांसी पर दिया, तोप से उड़ाया। फिर टाइम चला, 1865 में पहला एक्ट आया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865। इसका मालिक कौन है? जिसका ऑन है, क्योंकि कई हजार बार हम बोल चुके हैं ना, तो अभी हम रिमूव कर रहे हैं। अभी प्रिय रंजन, आई एम रिमूविंग। You don't deserve। बाद में देख लेना, जिसको रिमूव के अपना अपलोड होगा वो हम पता कर देंगे, क्लास किसी का मिस नहीं होगा।
ये होगा उस समय नहीं देगा, बाद में अपना देखेगा। फिर 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया। दी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865, इसको यही बोला जाता है, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। ये एक्ट पहली बार जो बना, ये एक्ट कह रहा था कि जो फॉरेस्ट है, इंडियन फॉरेस्ट 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 not claimed by private or state property। यानी कोई राजा है, अगर उसके अंदर उसका जो राज है, रियासत, उस रियासत के अंदर अगर कोई जंगल का टुकड़ा है, जंगल है, उसको छोड़ दो। उसके अलावा जो भी ब्रिटिश राज के अंदर है, जहां भी ब्रिटिश का कानून चल रहा है, पूरा इंडिया में ही अब चलने लगा, एक प्राइवेट फॉरेस्ट को छोड़ के वो सब क्या है, सरकार का है। फिर 1878 में आया था फॉरेस्ट एक्ट, यही मॉडिफाई हुआ, ये हो गया द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878। तो आप देख रहे हैं कि ये सब जो फॉरेस्ट एक्ट आए 1965, 1878, ये सब फॉरेस्ट को बचाने के लिए नहीं थे एक्ट, ये सब फॉरेस्ट को बर्बाद करने के लिए एक्ट थे, ताकि फॉरेस्ट को इनको बर्बाद करने से कोई रोक टोक ना कर सके। फॉरेस्ट से अपनी संपदा हासिल करने में अंधाधुंध दोहन करेंगे इन्हीं कानूनों की आड़ में। द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, और इसकी वजह से इसने इसमें और ज्यादा मॉडिफिकेशन कर दिया, इसमें ऐड कर दिया कुछ कुछ, जिससे कि ये हमारा सेंचुरी ओल्ड जो ट्रेडिशंस थे बाय कम्युनिटीज, वो सब टूट गए, ट्रंकेट कर गए। लोग सेंचुरी से फॉरेस्ट की, पीपल के, बट की, बर की पूजा करते थे, जंगल का देवी होता था, जंगल का सेक्रेट एरिया रहता था, वहां कोई नहीं जाएगा, ये क्यों करेगा, वो ये सब तरह का चीज सब अंग्रेजों ने बोला अंधविश्वास है, आपको फॉरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने 3 तरह के फॉरेस्ट बना दिए, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और आपका विलेज फॉरेस्ट। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? 1878 का जो उन्होंने बदलाव किया था, उसमें तीनों तरह के, 1 सेकेंड यहाँ पर लिखते हैं, ये 1865 का जो कानून है, इसके तहत गवर्नमेंट एम्पावर हो गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट एम्पावर कर रहा था गवर्नमेंट को टू appropriate any land covered with trees as government forest। ठीक है, जिस पर अगर कोई प्राइवेट क्लेम नहीं है तो कोई भी ट्री कवर गवर्नमेंट का है,
ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, विथ ट्रीज, एनी लैंड कवर्ड विथ ट्रीज will be treated as government forest. और existing right of individuals and communities जो है वो खत्म हो जाएंगे। प्राइवेट फॉरेस्ट को छोड़ देंगे। सरकार अब रोक लगा सकती थी कि नहीं, आपको जंगल में नहीं जाना है पूजा करने के लिए, तो ये इस तरह से सरकार रोक लगा सकती है। 1878 में फिर इसी को और भयानक बना दिया। उसने कहा कि फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में बांट दिया, रिजर्व फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, ये पब्लिक को फॉरेस्ट में का यूज करने से रोकने के लिए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो यूज था फॉरेस्ट का वो सस्टेनेबल यूज था पहले से ही। जितना फॉरेस्ट से हम लोग प्राप्त करते थे उससे उतना हम लोग फॉरेस्ट को दे भी देते थे। उस कहीं बहुत ज्यादा दोहन नहीं, मतलब दोहन नहीं करते थे जंगलों का। फॉरेस्ट हमारी बची हुई थी। ये अंग्रेजों ने ही बाद में फॉरेस्ट का अंधाधुंध दोहन सिखाया। इवन खेतों को भी, खेतों से भी बड़े बड़े पेड़ों को उन्होंने हटवा दिए थे। हमारे खेतों में भी बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। तो इन्होंने कहा रिजर्व फॉरेस्ट, फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एंड विलेज फॉरेस्ट। इन कैटेगरीज में रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को सरकार ने काफी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी है। इसमें कोई लोग जा नहीं सकते हैं, कुछ वहां से प्रोडक्ट ला नहीं सकते हैं, जंगल से लकड़ी भी नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोज कर दिया रेस्ट्रिक्शन, लोगों का उस पर कोई अधिकार नहीं है, फॉरेस्ट के लैंड के ऊपर भी। और फॉरेस्ट से जो बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, फॉरेस्ट से कोई फल, फ्रूट, लकड़ी, टिम्बर, ये सब भी फॉरेस्ट से नहीं ले सकते, रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से। और इससे ये एक्ट के द्वारा ही एक ड्रास्टिक चेंज आ गया कि फॉरेस्ट जो है तब से लेके आज तक जंगल जो है वो सरकार की संपत्ति बनी है। और आज भी फॉरेस्ट जो है गवर्नमेंट की है। अब तो हम लोग आजाद हैं, हम लोग अपने मन से सरकार चुनते हैं और सरकार हमारी चुनी हुई सरकार हमारे लिए नीतियां बनाती है, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले हम अपने मन से सरकार नहीं था, तो फॉरेस्ट जो है सरकार की संपत्ति हो गई, तो हमारे फॉरेस्ट का बहुत ही ज्यादा दोहन हुआ। ओके, आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? हेलो सर। यस सर। सर अभी भी तो फॉरेस्ट तो कट ही रहा है सर। जैसे सरकार का कोई प्रोजेक्ट इशू होता है तो जंगल सब तो कटते ही है ना। जंगल कटते हैं, आपको उसमें पॉलिसी रहती है कि जितना पेड़ आप काटे हैं उससे कहीं ज्यादा आप लगाएंगे, ठीक है ना, आप उसको लगाएंगे।